हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। एंड आई एम श्योर गाइस, अभी तक आप लोगों के लिए मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के, आप लोगों ने वो सारी वीडियोज़ देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो गाइज़ अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आपका एग्ज़ाम कल है। तो गाइज़, आज की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, फटाफट से देख लेते हैं कि आज हम कौन से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से कंप्लीट करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, एंड क्वेश्चन नंबर फोर भी। एंड गाइस, अभी जो हम क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, एंड फिफ्थ भी मैंने आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। गाइस, चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। गाइस, क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि चाइना के विशेष संदर्भ में एक दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। गाइस, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में, क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर वन पार्टी सिस्टम के बारे में, यानी कि एक दलीय व्यवस्था के बारे में, बेसिकली इसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और आपको जो चीन है यानी कि जो चाइना है उसका रेफरेंस लेना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंप्लीट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वन बाय वन करके। एंड गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्लीज़ इसको करके जाइएगा क्योंकि आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। गाइस, परिचय में आपको कुछ इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि एक दलीय व्यवस्था को एकल दलीय व्यवस्था यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार बनाने वाला एकल राजनीतिक दल सामान्यतः राज्य के संविधान पर आधारित होता है। अन्य दल जो इस व्यवस्था में अस्तित्व में आते हैं उन्हें या तो चुनावी प्रक्रिया में सीमित भागीदारी की अनुमति दी जाती है या उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। एकल दलीय व्यवस्था एक दल के शासन पर प्रभुत्व को व्यक्त करती है। ये मुख्य रूप से अन्य दलों को मौजूद होने की अनुमति नहीं देती है। इसमें सत्तारूढ़ी दल या तो सभी अन्य दलों पर प्रभुत्व स्थापित करता है जो सभी राजनीतिक विरोधियों को अपने में समाहित करने का प्रयास करता है, या वह बहुत ही अतिवादी स्थिति में उन सभी विरोधी दलों का दमन कर देता है जो स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन के इच्छुक होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चीन की पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोस्तों, आप लोगों को इंट्रोडक्शन के अंदर जो जो चीज़ें ध्यान रखनी है मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। सबसे पहले तो गाइस, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर भी पूछा जा सकता है। हो सकता है वो आपसे एक दलीय व्यवस्था नहीं करके एकल दलीय व्यवस्था पूछ ले। गाइस, एक दलीय व्यवस्था को एकल दलीय व्यवस्था भी कहा जाता है, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद गाइस, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इस व्यवस्था के अंदर जो पार्टी बनाई जाती है वो एक ही पार्टी के द्वारा बनाई जाती है, और जो मेन पार्टी होती है उसको जो संविधान है उस देश का उसके द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक दल होते हैं उनको या तो सीमित भागीदारी का मौका दिया जाता है या फिर उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। एंड गाइस, इस पूरी व्यवस्था का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है हमारा चाइना, जिसको कि आप लोग, आई एम श्योर आप चाइना के बारे में जानते ही होंगे। चाइना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और चाइना की जो पार्टी है इसका नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइस, ये है चाइना की पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। गाइस, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये चाइना की पार्टी है। एंड इसी को लेकर हमें आगे के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। गाइस, चलिए फटाफट से देख लेते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में। आधिकारिक तौर पर चीन की राष्ट्रीय पार्टी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के शीर्षक से चीन की धरती पर जानी जाती है। चीन की आबादी सभी देशों में सबसे अधिक है। इस
की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये एक परमाणु शक्ति है और इसके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सीट है। ये एक अन्य कम्युनिस्ट देश भी है। 1949 में लीडर के तौर पर माओ चीन को एक साम्यवाद देश बना गए थे। राज्य ने लोगों की ओर से कारखानों, व्यवसायों, भूमि आदि पर नियंत्रण कर लिया। कोई निजी स्वामित्व नहीं था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीसी ने नियंत्रण कर लिया और लोगों ने अपनी इच्छा से काम किया। माओ के अनुसार दूसरों की कीमत पर व्यक्तिगत प्रगति का विचार स्वीकार्य नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद चीन माओ के साम्यवाद के संस्करण से दूर चला गया। हालांकि चीन के भीतर सीपीसी का प्रभुत्व आज भी बना हुआ है। सो दोस्तों, आप लोगों को ये पूरा पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो चीन की जो पार्टी है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है एंड किस तरीके से चाइना आज के टाइम में एक वर्ल्ड पावर है। अगर अमेरिका के बाद किसी को सेकंड वर्ल्ड पावर कहा जाता है तो वो चाइना ही है। एंड गाइज, आपको यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि चाइना की दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है। ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका के बाद। इसको एक परमाणु शक्ति के रूप में भी देखा जाता है और इसके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्थायी सीट भी है। इसके अलावा गाइस, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1949 में एक लीडर थे चाइना में जिनका नाम था माओ। गाइस, आप बस माओ याद रख लेना क्योंकि चाइनीज़ नेम बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। तो गाइस, आप बस इतना ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जो कि थी सीपीसी पार्टी, जिसने पूरे चाइना में साम्यवाद का यानी कि साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की। बेसिकली साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। साम्यवादी व्यवस्था के अंदर जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है, फिर चाहे वो कारखाने हों, फैक्ट्रीज़ हों या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हों, जो भी आप कंपनीज़ देखते हैं, कुछ भी हो, इन सभी चीज़ों पे जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसका अधिकार होता है। कोई भी निजीकरण नहीं किया जाता यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाता। सो गाइज, इस तरीके से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। माओ जो थे, उनकी डेथ के बाद यह व्यवस्था चाइना के अंदर कुछ कम हुई। चाइना फिर दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करने लगा, लेकिन जब तक माओ थे तब तक चाइना के अंदर इसी टाइप की व्यवस्था थी। तो दोस्तों, आपको इस पॉइंट को इस तरीके से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक दलीय व्यवस्था की विशेषताएं। एक दलीय व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। शीघ्रता निर्णय लेना। एक दलीय व्यवस्था के कारण विरोधियों का अभाव में निर्णय शीघ्रता से लिया जाता है। प्रमाण स्वरूप शासन में दक्षता आती है। उदाहरण के लिए सिद्धांत रूप में चीन के लोगों के पास निर्णय लेने की शक्ति है। सरकार के प्रत्येक स्तर के निर्णय लेने की शक्ति वाले अधिकारियों को चुना है, परंतु व्यवहार में चीनी सरकार काफ़ी हद तक प्रशासनिक है। वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति चीन के लोगों के हाथों में है, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। तो गाइस, पहले पॉइंट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक दलीय व्यवस्था होती है उसके अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बहुत जल्दी लिया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे चाइना को देखते हैं तो गाइस, चाइना के अंदर बेसिकली ये कहा जाता है कि जो भी निर्णय लिया जाता है वो पब्लिक की मर्ज़ी से लिया जाता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। वहाँ की रियलिटी ये है कि वहाँ पे जो भी निर्णय लिया जाता है वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी से लिया जाता है और जो लोग वो निर्णय लेते हैं उनको भी गवर्नमेंट ही चुनकर भेजती है। सो गाइज, आपको इस पॉइंट को इस तरीके से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक स्थिरता। लंबे समय तक एक ही सरकार के रहने के कारण इसमें स्थिर राजनीतिक विकास की अधिक संभावना है। उदाहरण के लिए सीपीसी ने चीन में निर्णय लेने में अपनी भूमिका को सही ठहराते हुए कहा कि केवल साम्यवाद के माध्यम से ही देश को एक साथ रखा जा सकता है और चीन अपनी पूरी दक्षता विकसित करता है। चीन के नेताओं ने पश्चिमी लोकतांत्रिक विचारों को खारिज करते हुए दावा किया कि इससे सामाजिक और आर्थिक अराजकता पैदा होगी। चीन संविधान सीपीसी की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करता है। ये दावा करता है कि सीपीसी एकमात्र संगठन है जिसके द्वारा चीन के सभी लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने वाले
प्रगतिशील विचारों को आगे बढ़ाया जा सकता है। यही कारण है कि चीन में एक राजनीतिक दल का बोलबाला है, जिसके कारण वहाँ की राजनीति हमेशा स्थिर बनी रहती है। सो गाइज, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, आपको इसको इसी तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा राजनीतिक अभियान। ये राजनीतिक अभियान यानी कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग्स पर संसाधनों, धन और समय की बर्बादी की अनुमति नहीं देता है। चीन में एक दलीय व्यवस्था होने का अन्य लाभ यह है कि वहाँ पर चुनाव के दौरान राजनीतिक अभियानों पर उतना खर्च नहीं किया जाता जितना कि बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था वाले देशों में अपनी पार्टी के प्रचार पर किया जाता है। गाइस, आप लोग इस पॉइंट को तो बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब भी हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं तो कितनी ज़्यादा तामझाम किए जाते हैं, कितनी सारी रैलियाँ निकाली जाती हैं। ये जो भी चीज़ें की जाती हैं, इन सब के अंदर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। लेकिन जहाँ एक दलीय व्यवस्था होती है, वहाँ पे ऐसा कोई झंझट नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि चाहे कुछ भी हो, नेता वही चुन के आना है जो उस पार्टी का प्रमुख है। तो वहाँ पे ना तो कोई रैलियाँ किया जाती हैं, ना ही कोई बैनर्स लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो एक दलीय व्यवस्था है, उसमें संसाधनों, धन की जो बचत होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं गाइज हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है राष्ट्रीय एकता। विभिन्न राजनीतिक दलों के संघर्ष के अभाव में ये राष्ट्रीय एकता को सफलतापूर्वक स्थापित करते हैं। क्योंकि जनता एक ही विचारधारा से बंधी रहती है, सीपीसी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आंतरिक विरोधों के उपचार में निर्दयी है। चीन की मीडिया सख्ती से नियंत्रित की जाती है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन राज्य विनियमित हैं, इंटरनेट तक पहुंच को बारीकी से नियंत्रित किया जाता है और इस तरह चीन में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है। गाइस, एक दलीय व्यवस्था की जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि वहाँ पे राष्ट्रीय एकता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कोई भी पर्सन कुछ कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी बंदे ने वहाँ पे इंटरनेट के ऊपर किसी मिनिस्टर या उस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ लिख दिया, तो वहाँ पे एक दलीय व्यवस्था वाली जो कंट्री होती है, वहाँ पे इसको बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। इसीलिए वहाँ पे एक दलीय व्यवस्था वाली जो कंट्री होती है, उनमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए काफ़ी सारे स्टेप किए जाते हैं। रेडियो, समाचार पत्र, ऐसी हर चीज़ पर नियंत्रण रखा जाता है जो कि देश की जनता को भड़का सकती है। सो गाइज, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा गुटबंदी। ये व्यवस्था गुटबंदी की कमियों से सर्वथा दूर है तथा इसमें सुदृढ़ एवं मजबूत शासन की स्थापना होती है। चीन में एक दलीय व्यवस्था होने के कारण यहाँ पे दल बदल तथा नेताओं की खरीद फरोख्त जैसी घटनाओं को नहीं देखा जाता, जिसके कारण यहाँ का शासन मजबूती से चलता रहता है। सो गाइज, जो एक दलीय व्यवस्था होती है, वहाँ पे गुटबंदी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि सबको पता है कि कोई भी मंत्री बिक नहीं सकता, क्योंकि एक ही पार्टी है। लेकिन जहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, जैसे कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तो यहाँ पे दल बदल की व्यवस्था, इसके अलावा एक मंत्री का दूसरे पार्टी में जाना, दूसरे मंत्री का पहली पार्टी में आना, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो एक दलीय व्यवस्था है, जैसे कि चाइना, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है और कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत भी है, क्योंकि अगर दल बदल की व्यवस्था वहाँ नहीं है, तो इसका मतलब जो मंत्री वहाँ की जनता को पसंद नहीं है, उसको भी उन्हें झेलना पड़ेगा। तो गाइज़, आपको इस पॉइंट को थोड़ा इस तरीके से बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज के अंदर ध्यान रखना है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज़, ये हमारे सारे पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बिल्कुल छोटा सा आंसर है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस अब लास्ट में आपको एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है, जो कि आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक दलीय व्यवस्था में हम अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। चीन एक दलीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। सो गाइज, आप लोग निष्कर्ष को थोड़ा सा और बड़ा करके लिखिएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा ही मेंशन किया है। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। एंड गाइज, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आई एम श्योर आपके सारे एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। एंड गाइज, बस आप लोगों को अब अच्छे से अपने एग्ज़ाम को देना है एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।